अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूँ, जो कि इंतहाई खौफनाक और साथ साथ दिलचस्प भी है, आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी इस तरह की खौफनाक और सच्ची कहानियाँ मिलती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस मुल्क या शहर से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हमें मालूम नहीं होता कि हमारा ये इक़दाम हमारे लिए कितनी मुश्किलात लाने वाला है। हम तो बस ये सोच रहे होते हैं कि ये एक काम करके शायद हम अपने मौजूदा हालात को तब्दील कर लेंगे। इसी तरह शायद फारिया ने भी सोचा। उसका कहना था कि अब मुझे हवेली में चोरी करने की आदत हो गई थी और मैं ये चाहती थी कि जल्दी से अपने घर के हालात बदल लूँ, क्योंकि उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पर एक संदूक था और उसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात भरे पड़े थे, और मैं हमेशा उसको तलाश करने के लिए ही उस हवेली में जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वो हवेली के अंदर ही मौजूद है तो फिर उसको हासिल करके और इतने सारे हीरे जवाहरात को बेचकर मैं अपने मौजूदा हालात ठीक कर सकती हूँ। मुझे अब उस खाली हवेली में चोरी करने की एक लत सी लग गई थी, और खुशी इस बात की होती थी कि आज तक किसी को भी मेरा ये राज मालूम नहीं था। मुझे मेरी अम्मी बहुत दफ़ा मना भी करती थी कि देख फारिया, रोज़ रोज़ वहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बिला वजह हमारी शामत आ जाएगी। लेकिन खैर, मैंने माँ की बातों की परवाह की ही कब है, जो अब होती। ये हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन ये 40 सालों से खाली पड़ी थी। इसके मालिक कौन थे, कहाँ थे, जिंदा भी हैं या नहीं हैं, अब कुछ पता नहीं। लेकिन मैं इतनी बहादुर लड़की ज़रूर थी कि हर खौफ और ख़तरे को बालाए ताक रखते हुए उस हवेली में घुस जाती थी और वहाँ से चोरी करके अपने घर कुछ चीज़ें ले आती थी। मैं असल में चाहती थी कि मैं अपने घर के हालात बदल लूँ। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरा अब्बा वडेरे की ज़मीनों पर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन बदले में अब्बा को उसकी मेहनत का सिला नहीं मिलता था, और वो दिल ही दिल में महसूस कर रह जाता था कि इतनी मेहनत और इतना कम मुआवजा। मैं चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप का हाथ बटाऊं। हमारे 6 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी थी, और बाकी सब छोटे थे। शायद अगर मेरा भाई बड़ा होता तो बाप के साथ कुछ मदद करवा देता, लेकिन बेटी बड़ी होने का मेरे बाप को कोई फ़ायदा नहीं था। उल्टा उसको तो ये लगता था कि अब इसे ब्याहना भी पड़ेगा। हमारे घर में अक्सर वडेरी की बहन बेटियों के कपड़े भी सिलाई होते थे, लेकिन इसकी मेहनत के भी हमें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। शायद इसी वजह से हमारे घर में गुर्बत थी। मैंने शुरू ही से घर में फाक़े ज़दा हालात देखे थे। ऐसे में जब मैं अम्मा के साथ कभी कभार हवेली जाती तो वहाँ की शहाना ज़िंदगी देखकर मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर जाया करता था कि मैं अपने हालात बदलना चाहती थी। मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश थी कि मैं इन बड़े लोगों के बच्चों की तरह पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन मैं ये सिर्फ सोच ही सकती थी, ऐसा मुमकिन नहीं था। हमारे गांव में कुछ हवेलियां बहुत मशहूर थीं। एक वडेरे की हवेली, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और एक वो हवेली जो कई सालों से खाली पड़ी थी। वो सीधा सी इमारत हो गई थी उसकी, लेकिन इसके बारे में बड़ी ही अजीब कहानियां सुनने में मिलती थी। अम्मा के मुंह से जब मैं इस हवेली में आसेब, जिन, भूत प्रेत के होने की निशानियां और कहानियां सुनती थी तो मुझे भी यकीन नहीं आता था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? आजकल के दौर में ये जिन, भूत प्रेत कहाँ होते हैं? बस ऐसे ही डराने के लिए कहानियां बना रखी हैं। खैर, मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव के सरकारी स्कूल से मैंने 8वीं तक तालीम हासिल की थी, जबकि बाकी सब बहन भाई अभी पढ़ ही रहे थे। लेकिन खैर, गरीबों की पढ़ाई भी क्या पढ़ाई होती है। हमारी इतनी औकात नहीं होती कि हमारे बच्चे जाकर शहर में पढ़ें और अच्छे स्कूलों में पढ़कर कुछ अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाएं। मेरे अंदर भी आगे पढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, और सरकारी स्कूल की तालीम ही क्या होती है ये तो सभी जानते हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बस अब बहुत हो गया, घर बैठ जाओ और कुछ कमाई धंधे की सोचो, ताकि हम सबका पेट भर सको।
तुम्हारा बाप अकेला लगा रहता है। अगर तुम्हारी जगह मेरा कोई बड़ा बेटा होता तो अब अपने बाप का हाथ बटाता। तो क्या हुआ, तुम लड़की हो, तुम घर में सिलाई कढ़ाई करके मेरा हाथ बटा सकती हो। लिहाजा मैंने सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी, वरना मैं भी शहर के किसी बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहती थी। और अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं दिल ही दिल में प्लान तैयार करने लगी। फिर एक दिन मैं अपनी सहेली आयशा के घर गई। मेरी नज़र उस हवेली पर पड़ी। उस हवेली का तो पता भी नहीं था और लोग कहते थे कि ये आसेबज़दा है। ये सब लोगों की यकीनन मन घड़त बातें थी। मुसलसल मैं जहन में कुछ सोच रही थी, फिर न जाने क्या हुआ, मैं खुद ब खुद उस हवेली की छोटी दीवार फलांग कर अंदर चली गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो लोग यहाँ से इतना ज़्यादा डरते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ पर तो सिर्फ वीराना ही वीराना था और एक अजीब सा दरख्त था जिस पर भी वीरानी छाई हुई थी। हवेली के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई कमरे थे ऊपर नीचे, और वो कमरे इतने शहाना थे कि मुझे तो यहाँ पे रहने वालों की किस्मत पर आज भी रश्क आता है। खैर 40 सालों पहले क्या वक्त होगा जब ये तामीर की गई होगी। यही सब बातें मैं सोच रही थी कि अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे मौजूद कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ हो। मैं एकदम चौंक कर पलटी, हैरान होकर सोचने लगी, मेरे अलावा कोई दूसरा भी यहाँ पर है, शायद कोई चोर होगा। खैर मैं डरी नहीं, अंदाज़ा किया, सारे कमरों को खोल खोल कर देखने लगी। ड्राइंग रूम में जब घुसी, शो पीस मुझे नजर आए। ये बहुत महंगे और कीमती मालूम हो रहे थे। इसे मैंने अपने दुपट्टे में छुपा लिया। अब ये हवेली इतनी पुरानी हो गई थी, लोगों ने यही मशहूर कर रखा था कि यहाँ पे भूत प्रेत हैं। मुझे क्या, मुझे तो यहाँ पर इतनी कीमती चीज़ें नजर आ रही थी। मैंने फौरन उस शो पीस को उठाया और हवेली से निकल आई। रास्ते में एक कबाड़ी जा रहा था, उसे वो शो पीस बेच दिया। उसकी तो आंखें चमक उठी। खुश होकर उसने मुझे बहुत अच्छे दाम दिए। काफ़ी महंगा शो पीस था जो उसने मुझसे ख़रीदा था। खैर मैं दिल ही दिल में खुश हुई। हाथ में चंद पैसे आ गए तो सोचने लगी, अम्मा को इन पैसों के बारे में ना ही बताऊं, बल्कि चुपके से अपना प्राइवेट दाखिला ही करवा लेती हूँ, क्योंकि अब मैं आगे पढ़ना चाहती थी और मुझे फारिग हुए भी 1 साल हो गया था। कहाँ दर दर की खाक छांटती फिरूंगी। चुपके से पड़ोस वाले अनवर के हाथ में वो पैसे रखे और उसे शहर से किताबें और बाकी चीज़ें लाने का कह दिया, और साथ ही साथ अपने कुछ सर्टिफिकेट्स भी दे दिए कि मेरा बाकी प्राइवेट दाखिला करवा दे। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि अब मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ। और अब जैसे जब भी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, मैं उस हवेली में घुसती, खामोशी से वहाँ से कोई न कोई कीमती चीज़ उठाती और उसको बेच कर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेती। यूँ समझ नहीं कि अब मुझे उस हवेली में जाने की एक लत सी पड़ गई थी। एक दिन मुझ पर एक अजीब इंकशाफ हुआ जब मैंने अपनी अम्मा के मुंह से सुना कि इस हवेली के वीराने के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि जो वडेरा इस हवेली में अपने खानदान के साथ रहता था, वो उस हवेली में जाते वक्त अपनी पूरी दौलत छोड़ गया था। आज तक उस दौलत का कोई सुराग नहीं लगा सका। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो उस दौलत पर अपना कोई अमल करके गया था कि मेरे जाने के बाद कोई इसे हाथ न लगा सके। उस वडेरे की बदकिस्मती थी कि उसकी औलाद नाफरमान निकली थी, इसीलिए वो उस दौलत को किसी को भी देना नहीं चाहता था, बल्कि उसने इस हवेली के किसी कोने में उसे छुपा दिया था। लेकिन अम्मा की अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए जब वो कहने लगी कि उस दौलत की हिफाजत कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात करते हैं, क्योंकि इस खतरनाक अमल की वजह से जिन्नात ने उस पर वडेरे से वादा किया था कि वो सारी ज़िंदगी उसकी हिफाजत करेंगे और किसी भी इंसान को उसके करीब नहीं आने देंगे। और फिर ये बात सच साबित हुई, क्योंकि कोई भी अगर उस हवेली में जाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ सिवाय नाकामी के और कुछ नहीं आता, या उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है कि वो ज़िंदगी भर उस खौफ से ही निकल नहीं सकता। खैर मैं दिल ही दिल में अब सोच रही थी कि मैं तो उस हवेली में कई दफ़ा गई हूँ, मेरे साथ तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। हालांकि मैंने तो उस ड्राइंग रूम में रखी हुई कितनी ही कीमती चीज़ें उठा उठा कर बेच डाली हैं। ये बात मुझे पता चली, अब मैं दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचकर ज़रा खौफजदा हो रही थी। खैर अगले दिन अनवर ने मुझे बताया कि तुम्हारा दाखिला हो गया है और अब तुम खुश हो जाओ। लेकिन साथ साथ उसने जो फीस बताई उसको सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पास तो कोई फूटी कौड़ी भी नहीं थी, भला उसे मैं कहाँ से देती, भला अब मैं कहाँ से उसको पैसे देती। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही थी। हमारे मुल्क में भी ना पढ़ाई को मुफ्त होना चाहिए था। न जाने क्यों
इस मुल्क के हालात जब से पैदा हुए हैं खराब ही चले आ रहे हैं। यहाँ तो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को भी इंसान तरस जाता है। अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। खैर, मैंने सोचा वो हवेली है ना, वहाँ जाकर फिर कुछ चीज़ें उठाकर बेच देती हूँ, इस तरह मेरा काम भी हो जाएगा। मैंने सोचा और मैं निकल पड़ी। लेकिन इससे पहले कि मैं निकलती, अम्मा ने मुझे आवाज़ दे दी कि भाई कहाँ जा रही हो। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ज़रूरी काम से जा रही हूँ, एक तो आप हमेशा टोक देती हैं। अम्मा ने कहा कि घर में बैठो और बिला वजह मगरिब की अजान के साथ घर आ जाया करो, इधर उधर मत फिरती रहा करो। मैंने कहा, अम्मा आज जाने दें, अभी तो मगरिब नहीं हुई, अभी तो ज़ोहर का वक्त है, जैसे ही मगरिब होगी उससे पहले आ जाऊंगी। खैर, मैं घर से निकल गई। रास्ते में इधर उधर देखती आ रही थी, कभी कोई शख्स बीच रास्ते में मुझसे टकरा ना जाए। पहले ही अम्मा ने मुझे रोककर बदशगुनी सी कर दी थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज तो मैं चोरी करते हुए कहीं पकड़ी ही ना जाऊं। अब मैं हमेशा की तरह दीवार फलांग कर हवेली के अंदर घुस गई, लेकिन आज मेरा रुआं रुआं खौफ से कांप रहा था। मैं जैसे ही अंदर गई, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पर तो चीज़ें बहुत कम हैं, क्योंकि मैं तो पहले ही काफ़ी चीज़ें बेच चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि दूसरे कमरे खोल कर देखती हूँ, शायद मेरे काम की कोई चीज़ मुझे वहाँ नज़र आ जाए। 2-4 कमरे खोल कर देखे, लेकिन वहाँ तो सिवाय काट कबाड़ के और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, और कुछ चीज़ें तो इतनी बोसीदा हो चुकी थी कि हाथ लगाने से ही वो नीचे गिर रही थी। तभी मैं एक कमरे में आई, वहाँ पर बेड बिछा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई साफ सुथरी हालत में बरसों पहले इस कमरे को छोड़कर गया हो। मैं बेख्तियार ही उस बिस्तर पर बैठी। जैसे ही उठकर बाहर जाने लगी, अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। तभी मैं धड़ धड़ा कर दरवाज़ा बजाने लगी और चीखते हुए कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, कौन है, कौन है यहाँ, किसने मुझे अंदर बंद किया है। मैं इतनी खौफजदा नहीं थी, हाँ, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा था और मुझे अंदर आते देख वो भी अंदर आ गया हो। दरवाज़ा बजा बजा कर मैं थक चुकी थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। जैसे ही पलटी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही एक नौजवान बैठा था जो मुझे गुस्से से घूर रहा था। तुम तुम कौन हो, और अंदर कैसे आए? मैं उसको देखकर हैरान रह गई। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैं उल्टा गुस्से से उस पर चिल्लाने लगी। तभी तभी मैं कहूँ कि दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। तभी उसने तंजिया नज़रों से मुझे देखा और कहने लगा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं जानता हूँ कि तुम एक चोर लड़की हो, रोज़ाना इस हवेली में आती हो, यहाँ से कीमती चीज़ें उठाती हो और जाकर बेच कर ऐश करती हो। मैं उसके मुंह से ये इंकशाफ सुनकर जैसे एकदम घबरा सी गई। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस एक आध दफ़ा ही आई हूँगी, ऐसा तो कुछ नहीं। उसने कहा, एक आध दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा आई हो, और मैं तुम्हें यहाँ पे देखता रहा हूँ। मैं डर गई और मैंने एकदम उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए मेरा ये राज किसी को ना बताना, वरना मेरी तो गांव में बड़ी बदनामी हो जाएगी। देखो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, चोरी करना मेरी मजबूरी है। अच्छा, मुझे अब जाने दो, मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी इस हवेली में कदम भी नहीं रखूंगी। मैं उसकी मिन्नत समाजत पर उतर आई। वो पहले तो मुझे घूरता रहा और फिर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर यहाँ से जाने दूंगा कि तुम हर रात 1 बजे मुझसे मिलने इस हवेली में आया करोगी। मैं हैरत से उसकी ये बात सुन रही थी। क्या, ये कैसे मुमकिन है कि मैं हर रात को इतने सन्नाटे में 1 बजे अपने घर से निकलूं और फिर तुमसे मिलने के लिए आऊं? ठीक है, ना आओ, मैं भी सबको बता दूंगा कि ये लड़की फारिया जो है आपके गांव से इसका ताल्लुक है और ये सारी हवेली की चीज़ें उठा उठा कर चुराती है, चोर है ये लड़की। और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाऊंगा ना कि तुम बदनाम हो जाओगे, बल्कि पुलिस को पकड़वा दूंगा। मैंने एकदम घबरा गई और कहने लगी, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ, लेकिन इस बारे में किसी से कुछ कहोगे तो नहीं ना? उसने वादा किया। बड़ी मुश्किल से मैं वापस अपने घर आ गई। जब बाहर आई तो हैरत से मेरे आसान खता हो गए, क्योंकि बाहर तो घुप अंधेरा फैला हुआ था। इस हवेली में न जाने मुझे कितनी देर हो गई थी। आज तो अम्मा मेरा बहुत बुरा हाल करेगी। यही सोचकर मैं जल्दी से घर आई। सामने अम्मा खड़ी थी, मुझे गजबनाक आंखों से घूरने लगी और डांटने लगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से जान बचाई, खाना खाया और रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मेरे जहन में कई सवालात थे जो बिस्तर पर लेटकर मैं सोच रही थी। फिर दूसरी रात
जैसे ही रात के 1 बजे तो अचानक मुझे उसकी शर्त याद आई। मुझे वहाँ पहुँचना होगा। ऐसा ना हो कि वो सारे गांव में ये बात फैला दे कि मैंने हवेली से चोरी की है। यही सोचकर मैं उठी और दबे पांव घर से बाहर निकल आई। सारे घर वाले गहरी नींद सो रहे थे। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। भू का आलम था। हर तरफ अंधेरा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही अंदर ड्राइंग रूम में देखा तो वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन अचानक ही ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। ये पुरस्कार सी हरकतें शुरू हो गई थी। मैं समझ गई कि वहाँ पर कोई मौजूद है। इतने अंधेरे में सिवाय चांद की रोशनी के दूसरी कोई भी चीज़ नहीं थी। इसीलिए 2-3 आवाज़ें लगाकर उस नौजवान को पुकारना चाहा, लेकिन मेरी पुकार के जवाब में खामोशी थी। लेकिन अचानक मेरे पीछे से एक आवाज़ उभरी, यहाँ देखो, मैं तो यहाँ हूँ। एक भारी आवाज़ सुनाई दी। जो ही पलट कर देखा तो सामने ड्राइंग रूम के बोसीदा से सोफे पर वो बड़े आराम से बैठा था और मुझे अपने सामने देखकर खुश हुआ। फिर कहने लगा, तुम तो वाकई अपने वादे की पाबंद हो। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई फारिया। फिर मैं उसे कहने लगी, देखो, मुझे रात के वक्त यहाँ आते हुए बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं आज रात तो आ गई हूँ, लेकिन अब नहीं आऊँगी। तो वो गजबनाक लहजे में कहने लगा, तुम्हें चोरी करते हुए डर नहीं लगा था, जो आते हुए तुम्हें डर लग रहा है। अपनी शर्त के मुताबिक और तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हें रोज़ाना यहाँ आना होगा। वो तो मुझे बहुत जालिम लग रहा था। मैं डर कर कहने लगी, तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो? चंद लम्हे उसने मुझे देखा और फिर कहने लगा, तुमसे एक मदद चाहता हूँ। देखो, मेरा काम तुमसे है, ज़बरदस्ती नहीं करवाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए। मैं हैरान होकर कहने लगी, इस कैद से आज़ादी जिसमें 40 सालों से मैं कैद हूँ? मैं इस बड़ी सी हवेली में कैदी हूँ। एक ऐसी मजबूरी है जिसके तहत मैं यहाँ कहीं से बाहर नहीं जा सकता। मैं हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। फिर कहने लगी, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी भी यहाँ नहीं देखा, और गांव के लोग तो कहते हैं कि ये हवेली बहुत सालों से खाली पड़ी है। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा और फिर कहने लगा, हाँ, गांव वाले ठीक कहते हैं, यही सच है। इस हवेली में सिवाय मेरे और कोई भी नहीं है, लेकिन मैं हर किसी को दिखाई नहीं देता। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, तो उसके पीछे भी एक वजह है। मुझे इसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। मेरे चेहरे पे हैरत देखकर वो कहने लगा, अगर मैंने तुम्हें हकीकत बता दी तो वादा करो तुम किसी को भी मेरी हकीकत नहीं बताओगी। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि मैं कोई। इसके बाद वो खामोश हो गया। हाँ, मैं कोई आगे चोर हो या कहीं से भाग कर आए हो या कोई गुमशुदा औलाद तो नहीं हो किसी की, जो बरसों से इस हवेली में बैठा है और रात को हमारे गांव में चोरी करके खा पी लेता है। हाँ, मुझे यकीन है तुम वही होगे कि हमारे गांव में जो चोरियां होती हैं वो तुम ही तो नहीं करते। उफ, तुम कभी मेरी बात खामोशी से सुनोगी भी? खामोश हो जाओ। जो बात मैं तुम्हें अब बताने लगा हूँ उसे सुनकर डरना नहीं। अच्छा, बताओ, क्या बात है? बात यह है कि मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक जिन हूँ। क्या हो? जिन? क्या बात है भाई, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम एक इंसान होकर मुझे डरा रहे हो ताकि मैं डर कर इस हवेली से भाग जाऊं। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। अचानक वो मेरे सामने से गायब हो गया। ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरे पीछे खड़ा था। फिर संजीदगी से कहने लगा, हाँ, आप तुम्हें यकीन आ गया? मैं एक इंसान नहीं, एक जिन हूँ, और पिछले 40 सालों से इस हवेली में कैद हूँ। लेकिन अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। जिस तरह दूसरी मखलूक इस दुनिया में घूमती हैं, इसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन एक अमल ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये अमल करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का वो मालिक था जो अपनी इस हवेली को रातों रात खाली करके चला गया। अब मेरे मुंह में तो अल्फाज ही नहीं निकल पा रहे थे। मैं तो उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन फिर उससे डरते डरते पूछने लगी, तुम्हें यहाँ कैद किसने किया? तब मैंने देखा उसके चेहरे पर बहुत उदासी छा गई थी। वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, ये बहुत सालों पुरानी बात है। इस हवेली में एक बहुत अमीर वडेरा रहता था। उसने पूरी हवेली अपने ख़ानदान के लिए तामीर करवाई थी, लेकिन अचानक इस वडेरे के बेटे का कत्ल हो गया। वो अपने जवान बेटे की मौत के गम में पागल हो गया। लेकिन उस पर यह भयानक इंकशाफ हुआ कि उसके बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे भाई का बेटा था।
جو صرف دولت اور جائیداد کی لالچ میں آ کر اس نے اپنے کزن کا خون کر دیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ چاہتا تو وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو مار بھی سکتا تھا، لیکن پھر اس نے ہمیشہ کے لیے یہ دولت ان کے منہ سے چھیننے کا فیصلہ کر لیا اور ایک خطرناک عامل کے ساتھ مل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ راتوں رات یہ حویلی چھوڑ کر بھاگ جائے، اور پھر یہی ہوا۔ اس کا جو بقیہ خاندان تھا وہ اس عامل کے عمل کی وجہ سے ہونے والے معاملات دیکھ کر اس حویلی سے بھاگ گئے۔ پھر وڈیرے نے بھی حویلی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں پر اس کے بیٹے کی یادیں تھیں، لیکن وہ جانے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اور دولت چھپا کر جانا چاہتا تھا، تاکہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار کبھی واپس آئے تو اس کے ہاتھ کچھ نہ آ سکے۔ یہی سوچ کر اس نے عامل کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی خطرناک چلہ کیا، جس میں یہ ہوا کہ جنات اب اس دولت کی حفاظت کریں گے۔ عامل نے عمل شروع کیا۔ اتفاق سے میرا اسی راستے سے گزر ہو رہا تھا، یوں میں اس عامل کے گھیرے میں آ گیا اور اس عامل کے ساتھ ہی کھڑا رہا جو مجھ سے اقرار کروا رہا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں اس خزانے کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یوں پہلے پہل تو مجھے یہ قید خانہ بہت اچھا لگا، کیونکہ اس پوری خالی حویلی میں آزادی سے رہ رہا تھا، لیکن پھر چند دن کے بعد میں اکتا گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر کی دنیا جا کر دیکھوں، کیونکہ میں ایک قبیلے سے آیا تھا۔ اس قبیلے میں میری ایک خوبصورت بہن بھی رہتی تھی۔ اب نہ بہن کو میرے بارے میں معلوم تھا اور نہ مجھے اس کی کوئی خیر خبر تھی۔ اب میں بری طرح پھنس چکا تھا، وہ بھی صرف اس عامل کی وجہ سے جس نے مجھے اپنے عمل میں یہاں قید کر دیا۔ میں زندگی جینا چاہتا ہوں، ایک بار اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، اس خزانے کی ذمہ داری کسی اور کے سر ڈال دوں۔ میں یہ ذمہ داری اٹھا کر تھک گیا ہوں۔ اس کی کہانی تو واقعی بہت دردناک تھی۔ میں تو سنتی ہی رہی، اور پھر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے چند لمحے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، دیکھو یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم میری سچ میں مدد کرنا چاہتی ہو، جو کہ مجھے یقین ہے، تو تم یہ کام ضرور کر لو گی۔ دراصل تمہیں یہ کام اپنے گھر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد قبیلے کا کوئی دوسرا جن اس حویلی میں آ جائے گا اور میری یہاں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اگر ایسا کرنے سے تم آزاد ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہارے لیے یہ کام ضرور کروں گی۔ پھر اس نے مجھے عمل کرنے کا طریقہ بتایا جو مجھے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ 3 دن کا عمل تھا جو نہایت خطرناک تھا۔ جیسے ہی 3 دن کا عمل پورا ہوتا تو کوئی نہ کوئی جن میرے سامنے آ جاتا، اور یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ لیا کہ میں اس کے لیے یہ سب ضرور کروں گی۔ واپس اپنے گھر آنے لگی، لیکن اچانک ہی رکی اور اس جن سے کہنے لگی، کیا وہ خزانہ اب بھی اس حویلی میں موجود ہے جس کے بارے میں یہ سب گاؤں والے باتیں کرتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں، لیکن اس کا راز میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا مسلمان کو شوبھا نہیں دیتا۔ میں ایک مسلمان جن ہوں، تبھی تو اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ میں اس جن سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ کس طرح اگر اس کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو کبھی بھی اپنے وعدے پر قائم نہ رہتا۔ میں نے اس سے کہا، ارے ہم انسانوں سے تو تم لوگ ہی اچھے ہو، جو کم سے کم اپنے وعدے کے لیے اپنی ساری زندگی تک برباد کرنے کے لیے تل گئے ہو۔ یہاں اگر تمہاری جگہ کوئی انسان ہوتا یا انسانوں کو یہی پتہ چل جائے کہ تم نقصان پہنچانے والے جن نہیں ہو، تو دیکھو اگلے ہی دن یہ خزانہ تو تمہیں کبھی نظر بھی نہیں آتا۔ پھر وہ جن ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ الحمدللہ ہم جنات ابھی بھی اس پر پوری طرح عمل پیرا ہیں۔ خیر، مجھے یہ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی کہ میں کسی کی مدد کر رہی ہوں، اور مدد بھی کسی جن کی، جس کے بعد وہ پوری طرح آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ جن جو اس کی جگہ پر اس حویلی کا قیدی بن جائے گا، اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر میں ڈر رہی تھی۔ مجھے یوں سوچ میں گم دیکھ کر میری امی کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج کل تمہارا دھیان کدھر ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی اماں، میں اصل میں ایسے ہی کام کاج کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں کہ کس طرح ہمارے گھر کی آمدنی بڑھے۔ اماں بھی خوش ہو گئیں کہ مجھے گھر کی کتنی فکر ہے۔ خیر، انور کو میں نے کچھ پیسے دیے اور اس نے میری فیس بھر دی، اور میں خوش تھی۔ اب مجھے پڑھائی کی ٹینشن تھی، کیونکہ میں نے پڑھنا تھا اور اس جن کے عمل کی وجہ سے میری پڑھائی میں خلل پڑنا تھا۔ خیر،
मैंने तो सोच लिया था कि मैं हर हाल में उस भले जिन की मदद ज़रूर करूँगी। कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता कि आखिर वो खजाना कैसा होगा जो वडेरे ने उस हवेली में दफन किया होगा। जिसके हाथ लगेगा उसकी तो दिन रात ही बदल जाएंगे। खैर, फिर 2 दिन बाद ही चांद की पहली तारीख थी और मुझे अपने अमल का आगाज करना था। मैं डर भी रही थी कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। किसी को अगर कानों कान भी भिनक पड़ गई तो मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। खैर, फिर मैं रात में चुपके से छत पर गई और बैठकर अमल करने लगी। अचानक ही मेरे कानों में सरगोशी सुनाई दी। क्या हुआ लड़की, क्यों तंग कर रही हो? मैंने एक झटके से आंखें खोलकर इधर उधर देखा। यहाँ तो कोई भी नहीं था, लेकिन ये भारी आवाज़ किसकी थी? अब मेरे पाँव में ठंडे पसीने आने लगे। मुश्किल से अपना अमल पूरा किया और उल्टे कदमों दौड़ी और अपने कमरे में आकर सो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्या ये किसी जिन की आवाज़ थी? उफ, सोचकर ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर ही ना जाऊँ। मैं रात को दोबारा से छत पर जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही मेरी अम्मा ने पूछा, फारिया, तुम छत पर क्या लेने गई थी, वो भी आधी रात को? मैं एकदम डर गई। मैंने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही नीचे ज़रा दम घुट रहा था तो ठंडी हवा खाने गई थी। अच्छा, चल मान लेती हूँ, लेकिन बेटी ज़रा दिन में जाया कर, रात में मत जाया कर। लड़कियों का रात को इस तरह से छतों पर जाना अच्छी बात नहीं होती। खैर, मैं अपने दिल में सोच चुकी थी कि अब तो मैंने अमल शुरू कर दिया है और अब ये 3 दिन अमल करना ही करना है। दूसरी रात भी मैं इसी तरह चुपकर छत पर गई और अकेली बैठकर अमल कर रही थी जब अचानक मुझे ज़मीन पर मौजूद एक साया नजर आया, जैसे कोई मेरे बराबर में खड़ा हो। मैं डर कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरे कानों में जिन की आवाज़ आई, देखो, डरना मत। अगर मुझे इससे छुड़वाना चाहती हो तो तुम्हें ये अमल पूरा करना पड़ेगा। तभी मैंने ज़मीन पर नजर आने वाले साए पर ध्यान न दिया और मुसलसल अमल करती रही। कर्ज के 1 दिन और गुजर गया। मेरे साथ कुछ भी बुरा ना हुआ और मैंने इसी तरह तीसरा दिन भी मुकम्मल कर लिया। इसके बाद मुझे मज़ीद 4 दिन का अमल और करना था। खैर, मैं मजबूत दिल के साथ ये अमल शुरू कर चुकी थी। अब 5 दिन हो गए थे। आज रात छठा अमल करना था, लेकिन अचानक ही गली में फौतगी हो गई तो अम्मा समेत सारे घर वाले वहाँ चले गए। मैं घर में अकेली थी। मैंने देखा जब घर के खुले दरवाजे से एक खूबसूरत लड़की अंदर चली आई। मैं हैरान हो गई कि शायद पड़ोसियों में कोई मेहमान आई होगी। वहीं से लड़की आई तो मुसलसल मुझे घूरे जा रही थी और देखे जा रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसके बालों की चमक देखकर मैं हैरान रह गई। वो बहुत खूबसूरत थी। फिर मुझे कहने लगी, कैसी हो फारिया? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। तो तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैं तो तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो हंसने लगी। तुम वही हो ना जो मेरी मदद करना चाहती हो? मैं हैरान रह गई। फिर कहने लगी, कैसी मदद? उसने इधर उधर देखा। घर में कोई भी नहीं था। फिर मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, चलो आओ हम छत पर जाकर बातें करते हैं। मुझे न जाने क्यों उससे खौफ महसूस हो रहा था। फिर भी मैं उसके साथ छत पर चली आई। वो मुझसे इधर उधर की बातें करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुमने हमारी मदद की। तो वो कहने लगी कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ, क्योंकि मैं वही जिन जाती हूँ जिसके जिन भाई को इस हवेली में कैद किया गया था। मैं उसकी बहन हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हर तरफ शाम हो गई थी। ऐसे में वो जिनसाती अंधेरे में सामने खड़ी थी, लेकिन नहायत खूबसूरत थी। वो एक लड़की नहीं बल्कि जिनसाती है, वो भी इतनी खूबसूरत। घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हम नेक जिन्नात में से हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। देखो, बस 2 दिन रह गए हैं। इसके बाद हमारे कबीले का कोई न कोई जिन तुम्हारे सामने आएगा और उसके बदले में मेरे भाई की इस कैद खाने से जान छूट जाएगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो कहने लगी, तुम हमारे लिए इतना कर रही हो, इसीलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। देखो, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, इसीलिए अपने अमल को पूरा करना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिनसाती मेरे सामने खड़ी थी। फिर आखिरकार अमल करने का आखिरी दिन आ गया। मैं आज बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। फिर जैसे ही अमल शुरू किया तो अचानक मेरे कानों में एक भारी आवाज़ सुनाई दी, क्या चाहती हो तुम लड़की? क्यों हमें तंग कर रही हो? मैंने देखा एक लंबा चौड़ा वजूद रखने वाला नौजवान था जो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। मैं खौफज़दा से लहजे में कहने लगी, मुझे नहीं, बल्कि आपके एक जिन को ही आपकी मदद की ज़रूरत है। वो अपनी कैद से उकता गया है। फिर मेरे सामने खड़ा हुआ वो वजूद कहने लगा,
میں جنات کا سردار ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس جن کو وہاں پر قید کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کی یہی خواہش ہے تو میں اپنے قبیلے کے کسی دوسرے جن کو وہاں پر بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ کسی طرح بھی وہاں جانے پر تیار نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے جھوٹ بولنا ہوگا کہ ایک خوبصورت لڑکی تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتی ہے اور وہ تم ہو۔ میں سردار کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی وہ میرے پیچھے تو نہیں پڑ جائے گا؟ تو سردار کہنے لگا بس 2-3 دفعہ اس سے ملاقات کرنے حویلی میں چلی جانا، اس کے بعد وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر سردار میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن 2 دن بعد میں حویلی گئی تو راستے میں ہی مجھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی نظر آئے۔ وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی تو حیران رہ گئی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن اور جنزادی تھی۔ یقیناً اس سے رہائی مل چکی تھی۔ وہ جن مجھے دیکھ کر کہنے لگا دیکھو لڑکی، تم کتنی اچھی ہو، اور اپنی بہن کو بتانے لگا اس نے ہماری مدد کی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں، اس کا انعام اس کو ضرور ملے گا، لیکن تم نے جو سردار سے وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے ایسا لگا جیسے میرا حویلی میں جانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ جن میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ ابھی میں حویلی کی طرف جا ہی رہی تھی، لیکن اچانک مجھے رستے میں ابا نظر آئے۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ گھر چل، تیری ماں دن رات مجھ سے شکایتیں کرتی رہتی ہے اور تو آوارہ لڑکیوں کی طرح یہاں محلے میں پھرتی رہتی ہے۔ اب میں بہت ڈر گئی۔ پھر جیسے ہی رات کو میں بستر پر سوئی تو اچانک میرے کانوں میں بھاری آواز سنائی دی، دیکھو میں تمہاری وجہ سے اس حویلی میں آیا ہوں، اب مجھ سے ملنے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی جن ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ سردار نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اسے 2-3 ملاقاتیں کرنی ہیں، اس کے بعد وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ پھر اس بات کو 2-3 دن گزر گئے جب مجھے پتہ چلا کہ میری ایک سہیلی بانو کی شادی ہے۔ میں اس شادی کے لیے تیار ہو کر چلی گئی، لیکن وہاں جا کر میری طبیعت خراب ہو گئی تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف آنے لگی، لیکن جیسے ہی حویلی کے سامنے پہنچی تو مجھے چھوٹے بھائی کو بہانے سے واپس شادی میں بھیج دیا۔ جیسے ہی حویلی میں کود کر اندر آئی تو ہر طرف چھائے سناٹے نے میرا استقبال کیا، لیکن کمرے سے کسی کی بانسری بجنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دکھ بھری داستان سنا رہا ہو۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کون ہے۔ پہلے ایک دوسرا جن اس خزانے کا رکھوالا تھا، لیکن اس کی جگہ اب کوئی اور ہے جو یہاں پہ رہ رہا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں جھانک کر دیکھا تو اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ سامنے کالے لباس میں ملبوس خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو بہت ہی حسین تھا۔ کیا تم نے ہی مجھے اس حویلی میں بلوایا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے نظر جھکا لی اور پھر کہنے لگی ہاں، لیکن میں کسی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ اداس لہجے میں کہنے لگا دیکھو، یہاں آ کر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ جن تو اپنی بہن کے لیے واپس قبیلے میں گیا، لیکن میری تو محبت کئی سال پہلے ہی مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنی داستان سنانے لگا۔ وہ کہنے لگا کئی سال پہلے میں ایک گاؤں کے درخت پر رہتا تھا، بچپن سے ہی اپنے قبیلے سے دور تھا۔ مجھے وہاں رہنا اچھا لگتا تھا کیونکہ وہاں ایک باغ تھا، لیکن اس باغ میں روزانہ ایک لڑکی آتی تھی، وہ آدم زادی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا، چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ بھی میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میں ہر حربے آزمانے لگا۔ جب وہ رات کو گھر سے اکیلی نکلتی اور تنہا ہوتی تو میں اس کے سامنے آ جاتا، وہ بھی انسانی روپ لیے، کہ اگر اس نے جب مجھے خوبصورت روپ میں دیکھا تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گی۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ وہ آدم زادی تھی، مجھے اپنی زندگی میں قبول کر چکی تھی، لیکن یہ سوچ کر اداس ہو جاتا کہ کہیں میری اصلیت جان کر وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوں۔ یوں ہماری محبت کو کئی سال گزر گئے۔ اب 2 دن رات مجھ سے شادی کرنے پر اصرار کرتی تھی، لیکن ایک رات محلے میں رہنے والے ایک مولوی نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس لڑکی پر آصف عاشق ہے۔ میں نے خود اسے ایک دن باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکی یہ سن کر حیران تھی، سب کو جھٹلا رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ اسی گاؤں میں رہنے والا ہے۔ پھر اس کی نگاہیں مجھے تلاش کرنے لگی، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ ثبوت پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی نظروں میں گر چکا تھا کیونکہ میں نے واقعی اسے دھوکہ دیا تھا۔ ایک انسانی روپ میں اس کے سامنے آ کر کبھی بھی اسے سچائی نہیں بتائی کہ میں انسان نہیں ایک جن ہوں۔ اس لڑکی کے والدین اسے غلط عاملوں کے پاس لے جا کر عمل کروائے اور وہ لڑکی بیمار رہنے لگی اور پھر وہ مر گئی۔ تب مجھے یہ روک لگ گیا کہ میں اس لڑکی کا قاتل ہوں۔ جب سے میں نے کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کیا۔
اور وہ لڑکی مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی برائی نہیں آئی، بس میں نے اسے سچائی نہیں بتائی۔ اس جن کی یہ داستان سن کر تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی کی داستان اتنی غمناک بھی ہو سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جن کہنے لگا، جب تم نے وہ عمل کیا تو بات مجھ تک پہنچی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ تمہاری شکل تو بالکل میری اس محبوبہ سے ملتی ہے جو کہ مر چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کا دوسرا روپ لیے اس دنیا میں واپس آئی ہو۔ تم نے مجھے یہاں آنے کو کہا، اسی لیے میں یہاں آ گیا۔ مجھے یہاں رہنا منظور ہے، مجھے قید منظور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اب کوئی اچھی زندگی گزاروں، کیونکہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ تمہارے چہرے کے سامنے میں مجبور ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ہاں، میں تم سے کب سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں اپنا جرم بھی قبول کرتا ہوں، اور تمہارے کہنے پر اس قید کو بھی قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے واپس مجھے حویلی سے بھیج دیا، لیکن سچ میں اس کی داستان میرے دل پر گہرا اثر ڈال چکی تھی۔ میں کئی دن تک اس کے غم میں مبتلا رہی۔ پھر میرے پیپر شروع ہو گئے تو میں نے پیپر دیے اور امتحان پاس کر لیا۔ اب میں مزید آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن میں اس پرانی حویلی میں جن سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی۔ اس حویلی کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ جو پوری گندگی سے ہٹی رہتی تھی اب پوری طرح صاف ستھری تھی۔ میں نے دیکھا جن نے اس حویلی کی صفائی کر کے اسے بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ جیسے ہی میں اندر پہنچی تو میرے اوپر گلاب کے پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ ہر طرح کے گلاب مجھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حیرت سے میں اسے کہنے لگی، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا، یہ کسی کی یادگار ہے، اور یادگار کو کچرے سے نہیں سجاتے، اور تم میری محبوبہ ہو، اور محبوبہ کا استقبال گندگی سے نہیں کرتے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ تمہارا دوسرا وجود ہے، پر مجھے آج بھی تم سے محبت ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اچانک میرے دماغ میں ایک بات آئی، وہ جو جن پہلے یہاں قید تھا، کہا وہ اپنی دنیا پہنچ گیا۔ ہاں، وہ اپنے لوگوں میں بہت خوش ہے اور تمہارے لیے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ چلو اچھی بات ہے کہ وہ اپنی دنیا میں اپنوں کے ساتھ ہے۔ ایک بات بتاؤں، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام میکال ہے۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت نام ہے۔ تمہیں یہاں قید محسوس نہیں ہوتی؟ وہ میری طرف دیکھتا رہا اور اچانک بولا، تمہارے لیے تو ہر قید منظور ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اب وہ بھی مجھے پسند آنے لگا تھا۔ سنو فاریہ، ایک بات سنو، اگر تم چاہو تو ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیسے؟ تم ایک جن ہو، میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اگر تم راضی ہو تو میں تمہاری فیملی سے بات کروں گا، ان سے انسان بن کر ملوں گا، شادی کی بات کی جائے گی، اس کے بعد ہم کسی بھی شہر میں زندگی گزارنے چلے جائیں گے۔ اچھا، کیا ایسا ممکن ہے میکال؟ ہاں، پر تم تو یہاں قید ہو۔ نہیں، میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا تھا۔ وہ جو جن پہلے یہاں قید تھا نا، وہ اس حویلی کے عمل کا قیدی تھا۔ میں اس کی جگہ آیا ضرور ہوں، پر اپنی رضامندی سے، صرف تمہارے لیے۔ میں یہاں پہ قید نہیں ہوں۔ اور ایک بات اور، ابھی 2 دن پہلے اس حویلی کا مالک فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے جو عمل کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب میں اس خزانے کا مالک ہوں، اور تمہارے لیے اسے تحفتاً بھی دے سکتا ہوں۔ اچھا، ایک چھوٹا سا صندوق میرے حوالے اس نے کیا۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگی، اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ خزانہ جو اس وڈیرے نے دفن کیا تھا، اب اس کا وارث کوئی اور نہیں ہے نا، میں ہوں، اور میں یہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تم ہی اس کی اصل حقدار ہو۔ تم نے اس جن کی مدد کی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے تو یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جن اس طرح سے میری مدد کرے گا۔ مجھے تو اس کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے صندوق کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میں جن ذات سے کہنے لگی، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے گئی تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، تم کہہ دینا اپنے گھر والوں سے کہ یہ خزانہ تم نے حویلی سے چوری کیا ہے۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم پہلے یہاں چیزیں چوری کرتی تھی۔ اس کی اس بات پر مجھے غصہ آیا تو وہ کہنے لگا، وہ اصل میں اس جن ذات نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن تم نے چوری اچھے مقصد کے لیے کی ہے، اور اگر کسی اچھے کام کے لیے چوری کی جائے تو وہ چوری نہیں ہوتی، بلکہ ضرورت بن جاتی ہے۔ اب میں ڈھیر سارے ہیرے جواہرات کو گھر لے گئی، لیکن مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، اگر اماں نے یہ سب دیکھ لیا تو میری تو شامت آ جائے گی۔
लेकिन जैसे ही घर में मैंने छुपा कर ये जेवरात रखे तो अम्मी ने उन्हें देख लिया। फिर पूरे घर को जमा कर लिया, शोर मचाया। वो अब्बा को भी बुलाना चाहती थी, लेकिन इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर वो कहने लगी, मुझे तुम पर पहले ही शक था कि तुम कहीं ना कहीं चोरी कर रही हो। ये हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं है। अरे ये कहीं उस वडेरे की हवेली से तो उठाकर नहीं ले आई? मैं घबरा कर कहने लगी, नहीं अम्मा, ये उसकी हवेली से मैंने चोरी नहीं की है। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा ने दरवाजे को खोला तो सामने वही जिन इंसानी शक्ल में खड़ा था। उसने सलाम किया और कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? दरअसल मैं उस पुरानी हवेली का वारिस हूँ। मैं अपनी हवेली में अपना पुराना खजाना निकालने आया था। खजाना ज्यादा था तो मुझे किसी की मदद की जरूरत थी। आपकी बेटी बाहर से गुजर रही थी तो उन्होंने मेरी मदद की। मैंने अपने इस खजाने में से थोड़ा सा इसको इनाम के तौर पर दे दिया। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान में जान आई। वो बिल्कुल सही वक्त पर आया था। इसके बाद अब्बा ने उसे बिठाया, चाय पानी का एहतमाम किया। वो मेरे घर वालों से बातें करता रहा और बातों बातों में उसने मेरे वालिदैन से कहा कि मैं फारिया को पहली नज़र में ही पसंद करने लगा हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे घर वाले ये सुनकर बहुत खुश हो गए। एक तो इतनी सारी दौलत आ गई और ऊपर से अब्बा की मुझसे जान भी छूटने वाली थी। उन्होंने उससे बहुत सारी बातें की और फिर जल्द ही वो दिन आ गया जिस दिन हमारी शादी होनी थी। अब मैं और मीकाल एक हो गए थे। वो मुझे शहर ले आया। वो मेरी तालीम भी मुकम्मल करवाना चाहता था और मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की भी। मैं और वो एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं डॉक्टर बन गई हूँ और अपने गांव में वापस जाकर अपने गांव वालों की खिदमत करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरी हाउस जॉब जारी है। मीकाल मेरे साथ बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसका कहना यह है कि जहाँ तुम कहोगी, जहाँ तुम चाहोगी, मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मीकाल मेरी ज़िंदगी में आया।